The fourth session of our physiotherapy week. I, Sapna Golecha, welcome you on behalf of CK Birla Hospital RBH. Today we are going to talk about cardio and pulmo physiotherapy. We all know that physiotherapy helps us to lead a normal life and improves our quality of life. But it also has a lot of specialities. So today we are going to discuss on cardio and pulmo physiotherapy. And today I have with me Dr. Kapil Mathur. Welcome, sir. And sir, we would like to know from you actually what is cardio and pulmo rehabilitation or physiotherapy? कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की एक ऐसी स्पेशल ब्रांच है जिसमें कि हम कार्डियो पल्मोनरी की जो कंडीशंस है उनमें फिजियोथेरेपी को बहुत अच्छी तरीके से उनकी कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. एंड कार्डिक रिहैबिलिटेशन. जी सर. तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिविजुअल पर्सन के बेस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बनाया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसको रूटीन लाइफ में लाया जा सके. तो बेसिकली सर जो लोग कार्डियक की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या उसमें जाते हैं उन्हीं को कार्डियक रिहैबिलिटेशन नहीं, ऐसा नहीं. कौन पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ये जरूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है. जैसे हार्ट फेलियर किए हुए पोस्ट CABG तो एक ऐसी कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन. बट जैसे PTCA जिसको हम कहते हैं कि स्टंट लगा है, एक्यूट MI हुआ है, इन कंडीशंस में भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो सर पहले फ्रेंड्स आई थिंक सर के जो डिस्कशन से हमें पता चल रहा है कि पहले जो सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग बेड रेस्ट पे रहते थे 1-1.5 महीना, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर ये कार्डियो रिहैब की वजह से नाउ पीपल्स आर बैक टू नॉर्मल बहुत ही जल्दी. और दे कैन डू देयर ओन वर्क वेरी इजीली, रूटीन लाइफ में वो वापस आते हैं. तो सर आप कैसे डील करते हैं, व्हाट डू यू डू व्हाइल हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स? इसमें आजकल लेटेस्ट टेक्निक ऐसी हो गई है कि जो आज ही जैसे पेशेंट को हम आज ही जैसे हम मानते हैं एग्जांपल एक हमने आज CABG किया. CABG करने के बाद जैसे ही हम पेशेंट को वेंटिलेटर मशीन से रिमूव करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर उसके हम फिजियोथेरेपी सेशन शुरू कर देते हैं. इमीडिएटली आफ्टर फिजियोथेरेपी सेशन शुरू कर देते हैं ताकि हम जितना एज सून एज पॉसिबल हम पेशेंट को मोबिलाइज कर सकें. हम फर्स्ट डे तो पेशेंट को बेड पे ले आते हैं, थर्ड डे उसको सेकेंड डे उसको हम सराउंडिंग स्ट्रक्चर में मूव करना शुरू कर देते हैं, थर्ड डे हम उसको स्टेयर क्लाइंब वगैरह चढ़ा देते हैं. इस हिसाब से हम उसको डे पर डे हम उसका एक रूटीन बनाते जाते हैं और एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को मोबिलाइज और उसको उसकी वापस रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं. सो मीन्स अगर हम किसी बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड प्रोग्राम्स लाइक कार्डियो रिहैब, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या लॉन्ग स्टे पेशेंट्स भी जल्दी से मोबिलाइज हो जाते हैं इफ देयर इज उनका रिकरेंसी ऑफ चांस और जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी होता है उससे. सर ने जैसे बताया कि फ्रेंड्स की रिकवरी एंड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाते हैं इफ यू हैव अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर फिजियोथेरेपी फॉर कार्डियो एंड पल्मो पेशेंट्स. सर ओवरऑल पेशेंट्स पे क्या बेनिफिट होता है जब वो अच्छी तरह से इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं? आउटकम कितना इम्प्रेसिव होता है? आउटकम काफ़ी इम्प्रेसिव होता है. एक जो पहले ज़माने में जब ये सर्जरीज वगैरह होती थी तो पेशेंट को रिकवरी में कम से कम 1 month 2 month लग जाता था. बट आजकल की जो इन लेटेस्ट टेक्निक्स के कारण विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी हम उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको उनकी रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं. आफ्टर 15 to 16 डेज बाद पर्सन अपने वर्क पे जा सकता है और उसकी डेली रूटीन हम उसको 1 week में अंदर ही शुरू कर देते हैं. सर व्हाट आर द एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व्ड व्हेन यू कम फॉर कार्डियो? किस तरह की एक्सरसाइजेस हम कराते हैं? इसमें हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट, इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्लान तैयार किया जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी मसल पावर कितनी है, वो कितना वॉक कर पा रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्री असेसमेंट और आफ्टर सर्जरी उसकी कितना रहा है. हमारे कुछ स्पेशल जैसे टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट तैयार करते हैं. जैसे एक बताते पेशेंट हमारे पास आया, जैसे आज उसकी सर्जरी होते ही हमने फर्स्ट डे उसकी जनरल एक्टिव एक्सरसाइजेज हम शुरू करा देते हैं. जैसे अपर लिम्ब मूवमेंट, लोअर लिम्ब मूवमेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये हम उसको स्पायरोमेट्री ये हम उसको फर्स्ट डे ही शुरू करा देते हैं. सेकेंड डे हम उसको पेशेंट को बेड से आउट एक चेयर पे सिटिंग कराना शुरू कर देते हैं ताकि जितना जल्दी उसकी और ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो, जो इन्फेक्टेड म्यूकस है, सिक्रेशन है, वो हम आउट कर सकें.
Okay. थर्ड डे हम पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं सराउंडिंग बेड, और फोर्थ डे हम उसको स्टेयर क्लाइंबिंग और उसको वापस रूटीन, और फिफ्थ और सिक्स डे हम उसको डिस्चार्ज करके हम घर भेज देते हैं। आफ्टर उसको उसके बाद हम उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम डिस्क्राइब करते हैं। Okay. होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम उसको अपर लिम एक्टिविटी, स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉक Okay. और अपर मसल्स की और लोअर लिम मसल्स की एक्सरसाइजेज, शोल्डर एक्सरसाइजेज, चेस्ट एक्सरसाइजेज, नॉर्मल एक्टिव एक्सरसाइजेज का एक पूरी प्रिस्क्राइब चार्ट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको बसंत फॉलो करता रहता है। जैसे कपिल सर ने कहा कि व्हेन द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल, उनकी टीम और वो पूरा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का प्री असेसमेंट पहले करके, एम आई राइट सर, यस, डिटरमाइन करते हैं कि उसे किस तरह की एक्सरसाइजेज देनी है, एंड दे ट्राई टू लेवल बेस्ट टू इंश्योर कि पेशेंट जाने से पहले अच्छी तरह से मोबिलाइज हो जाए। एंड दे ऑल्सो हैव अ होम केयर प्रोग्राम कि वो घर जाके किस तरह से उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो पूरा एक प्लान डॉक्टर और उनकी टीम तैयार करते हैं एंड दे शेयर इट टू अस। सर, इसमें कितना डिफिकल्ट होता है व्हेन द पेशेंट्स आर नॉट कमिंग अप फॉर द फॉलो अप टू शो यू, एंड या घर पे वो ढंग से नहीं करते हैं इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट हो सकती है क्योंकि पेशेंट की ब्रीदिंग फुल सबसे उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रहती है, उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ वगैरह वो गेन नहीं कर पाता। अगर पेशेंट फॉलोअप में नहीं आएगा तो उसकी मसल्स में प्रॉपर ताकत वगैरह भी नहीं आ पाती, उसमें कमज़ोर रह जाती है, उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम्प्लीटली वो लॉन्ग टाइम कोई कंटिन्यू वर्क वगैरह नहीं कर पाता है। तो उसके लिए उसको प्रॉपर फॉलोअप और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना चाहिए। So, all my friends, what is Dr. Kapil suggesting is that if you have undergone any cardiac or pulmonary surgery and if you have done some physiotherapy, please, after you have recovered, keep a regular follow-up with your doctor, and that as if you are doing your exercises correct in the correct form, so you don't fall into other problems. यस, ऑफ कोर्स। Sir, रिकरेंसी now, के चांसेस भी कम रहते हैं। फॉलोअप अगर आप रहेंगे तो आपके रिकरेंसी के चांसेस भी रहेंगे, आपके मेटाबॉलिक हार्ट जो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट है, आपका जो पैरामीटर्स हैं दूसरे, वो सब भी नॉर्मल रहते हैं उससे। गुड सर। सर, अभी जैसे आपने हमें कार्डियक के बारे में बताया, बहुत ही इजीली हम इसको समझ गए हैं कि कार्डियो फिजियोथेरेपी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the recovery of the patients, avoiding the reoccurrence of any problem and getting back to the normal with the quality of life. सर, अभी इसी तरह से हम आपसे पल्मो के भी बारे में जानना चाहेंगे कि पल्मो रिहैबिलिटेशन क्या है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक ऐसा इट्स आल्सो एक डिजाइन प्रोग्राम जो कि लंग के जो पर्सन होते हैं जिनको पल्मोनरी की प्रॉब्लम होती है, जैसे सीओपीडी हो गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गए, क्रोनिक स्मोकर हो गए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट्स हो गए, जैसे एनवायरनमेंट, कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड जिसको एक्सपोजर होते हैं, जैसे जो वुलन फैक्ट्री और इनमें काम करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, इन लोगों के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन और उन सबको ध्यान में रखते हुए पल्मोनरी प्रोग्राम हम डिज़ाइनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं, जिससे कि उनको जो उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो रही है और उनको जो उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम उनको दूर कर पाएँ और उनको वापस एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें। गुड क्वालिटी। So, sir, pulmonary rehabilitation, what we can understand from Kapil sir, his lungs related कुछ भी problems होती हैं, which is extreme, can be back to normal. आपकी lungs की functioning के लिए, proper functioning के लिए lung pulmonary है बहुत काम करता है. This works great for those who are regular smokers, जिनको occupational problems है lungs related, as if sir ने कहा working in some mills and everything. And I think sir routinely भी जो लोग स्मोकर्स हैं या जो इस तरह के एरियाज में काम करते हैं, दे कैन कम फॉर यू एंड गेट सम लंग के रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, जिससे इनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आई थिंक इट्स वेरी गुड पॉइंट हियर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तभी आपको रिक्वायरमेंट होगा। एज अ प्रिवेंटिव मेजर ऑल्सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर पल्मो रिहैब इफ़ यू आर अ स्मोकर, और ऐसी प्लेस पे आप काम करते हैं जहाँ पर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो और यू हैव अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम इस तरह से हो, तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ एनी फिजियोथेरेपिस्ट हु इज स्पेशलाइज्ड इन पल्मो रिहैबिलिटेशन। सर, कौन कौन से, जैसे आपने बताया हमें कि क्रोनिक स्मोकर्स हो गए, ये हो गए, बट क्लिनिकल कंडीशंस में कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं जिनको पल्मो रिहैब की जरूरत पड़ती है? सीओपीडी जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, इन कंडीशंस कॉमन कंडीशंस हैं, इनमें भी हम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है।
और सर जैसे इन जनरल फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है ये है एंड इफ आई अंडरगो अ पल्मो रिहैबिलिटेशन तो व्हाट बेनिफिट्स आई कैन सी इन माय क्योंकि हम लंग फंक्शन जैसे हम हमारी कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं उनके थ्रू हम लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं और उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि कैसे वो अपने वर्क रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं उनसे हम बच सकें। जैसे कंटिन्यूसली वो जो से वुलन और ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं वो मास्क पहने ताकि जो वुलन पार्टिकल है उनके लंग्स में नहीं चले। इस प्रकार की उनके अकॉर्डिंग टू उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको हम लोग एडवाइस करते हैं और उनको ऐसी ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी और एरोबिक एक्सरसाइजेज एनारोबिक एक्सरसाइजेज ऐसे उनका एक प्लान तैयार किया जाता है कि जिससे उनकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सकते और इनको जो लंग की जो कंडीशंस की जो प्रॉब्लम्स है आने वाली फ्यूचर में उससे बचाया जा सकता है। So, sir has what we can understand with sir is कि जिन पेशेंट्स का एरिया मोर ऑफ पोल्यूशन से है और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री और मिल जहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि यू कैन गेट लंग इन्फेक्शन, ही इज़ एडवाइसिंग एंड रिक्वेस्टिंग प्लीज़ वेयर योर मास्क आइदर यू आर ट्रैवलिंग और गोइंग टू प्लेसेस और वर्किंग एट दोज प्लेसेस जहाँ पे आपको बहुत सारा पोल्यूशन है। हम इस चीज़ से बहुत सर ने कहा जो हजारियस थिंग्स हैं जो लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उसके लिए एक सिंपल तरीका है प्लीज़ वेयर योर मास्क। सर एक जो आप होम एक्सरसाइजेज लोगों को एडवाइस करते हैं आफ्टर दे हैव गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल या कुछ इसमें या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सर आप? जैसा कि हम सपना से हम पहले ही डिस्कस कर सकें हमारा एक पर्टिकुलरली हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में हम लोगों ने जैसे हमने उसमें 8 से 10 एक्सरसाइजेस रखी है जो पर्सन को दिन में 4 to 5 टाइम ईच डे करनी है। जैसे लेके स्पायरोमेट्री हुआ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज हुई और अपर शोल्डर एक्सरसाइज हुई, क्वाड्रिसेप बैक की एक्सरसाइजेज हुई है, वॉकिंग करना, स्टेयर्स चढ़ना और क्या डू है क्या डोंट्स है किन किन चीज़ों का उसको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों का हमने उस चार्ट में मेंशन किया है और उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट पर्सन को बताते हैं और उसमें हम के क्या क्या चीज़ करनी है क्या क्या चीज़ नहीं करनी है और कितने रिपीटेशंस करने हैं कितने रिपीटेशंस नहीं करने। सर आपने जैसे अभी मेंशन किया स्पायरोमेट्री, वी हैव बहुत जगह हमने देखा है आफ्टर कार्डियक या कोई मेजर सर्जरी के बाद स्पायरोमेट्री लोग करते हैं बट एग्जैक्ट वे लोगों को इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि सही तरीका क्या है, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड व्हेन डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन स्पायरोमेट्री? स्पायरोमेट्री एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारी लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। स्पायरोमेट्री में जो हम नॉर्मली आप लोगों ने सबने देखा होगा कि 3 बॉल्स वाला आता है, येलो ग्रीन और रेड बॉल्स होती है, वो उस पर हमारी पर्टिकुलरली हर बॉल के ऊपर एक चैम्बर बना हुआ आता है। पिंग बॉल्स होती है, हर बॉल का एक चैम्बर होता है जैसे 600 सीसी, 900 सीसी, 1200 सीसी चैम्बर। जैसे जैसे हम अंदर सस्टेन डीप इनहेलेशन करते जाते हैं हमारी नेगेटिव प्रेशर बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे बॉल राइज होती जाती है। जब एक लेवल के बाद फिर सेकंड बॉल राइज होगी और हमारा कंटिन्यूसली नेगेटिव मतलब फर्स्ट टाइम इनहेल करते जाएंगे जब थर्ड बॉल इनहेल होगी तो वैसे उसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हमारी लंग की कैपेसिटी क्या है। दिस द फ्लो ओरिएंटेड मीटर होता है, उसके बेसिस पे हम लंग की वॉल्यूम निकालते हैं। और इसका जो बेस्ट वे ये है कि पहले आप जब स्पायरोमीटर को लें उसके जो माउथ पीस है वो माउथ पीस को मुंह में लगे टाइटली कवर कर ले ताकि आपके साइड में से कहीं से भी एयर नहीं निकले। उसके बाद आपके जो गले में जो भी हवा है उसका उसमें ही ब्लो करें, फिर एक लॉन्ग सस्टेन डीप इनहेलेशन करना है। जब आप जैसे जैसे आपका इनहेलेशन फोर्स बढ़ता जाएगा बॉल 1, 2 and 3 तीनों बॉल धीरे धीरे राइज होती जाएगी। उसके बाद आप वापस एयर उसी में ही ब्लो करके छोड़ दें। आपको मैक्सिमम जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप लंबा सांस लें और उसको रोक के रखें एक लिमिट तक। दिस द बेस्ट वे। So those who have been using spirometry at home, it's an advice from the sir is सबसे important चीज़ है कि पहले जो spirometry का माउथ पीस है वो अच्छी तरह से रहना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए ताकि वहीं से कहीं से भी एयर पास नहीं हो। आपका इनहेलन और एक्सेलेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए एंड यू नीड टू डू इट वेरी कामली, जल्दबाजी नहीं करनी है कि देयर इज नो कंपटीशन लाइक दिस। आई थिंक वी हैव got a lot of knowledge from Kapil sir today on cardiac and pulmo and
एवरी टाइम सर ने पूरे टाइम कॉन्वर्जेशन में ये डेफिनेटली स्ट्रेस किया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. And as you know, sir, friends, today is our last session, which was a series of Facebook Live sessions on our week on Physiotherapy Week celebration. And before we end up this session, I would request Kapil sir to give a message to our friends. Any general message for the routine exercises and something prevention from all this. अब मेरा तो एक यही है कि हेल्थी रहें, सेफ रहें. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for joining with us, sir. And thank you, the audience, very much for joining with us and watching each and every session so patiently. And we'll be back soon after some time with some more interesting session with our experts. Thank you so much. Namaskar.